Ajay sir, Hello, yes sir. are you getting the response from the students? Sir, still, अभी yeah. नहीं. So it has been started on YouTube, sir. Okay. Vikram sir, अभी शुरू करूँ मैं YouTube पे. YouTube has started, sir. Now you can go live. Now you are live, Amit sir. okay. Dear all, I welcome all students. Hello. Should I start, sir? Sir, please Yes, Amit. start at 12:29 p.m. Meanwhile, Okay. आप chat box में अगर कोई query है तो उसको आप देख सकते हैं. But I would request you to start at 12:29. सर जो हमारा बाद में रिकॉर्डिंग में जो अवेलेबल होता है वीडियो, वो कितने बजे स्टार्ट होगा? मैं उसी हिसाब से फिर उसको. Sir, there is a lag of almost 20-25 seconds. So वो नहीं मैं कह रहा कि मींस ये जो अभी हमारा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये बाद में यूट्यूब पे ये वाला कॉन्वर्सेशन भी अवेलेबल होगा? Yes. Okay, that means everything is getting recorded now. Yeah. Okay, Vikram sir and Rima ma'am, are you present with the YouTube? Yes, sir. We are present over the YouTube. Okay, thank you so much. So I welcome all the students in this second class on the topic of money and banking. अगर सभी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन उनके लिए क्लियरली विजिबल है, तो अपनी चैट बॉक्स में वाई टाइप करके रिस्पॉन्स करें. अगर सभी स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन उन्हें क्लियरली विजिबल है, तो अपने चैट बॉक्स में वाई टाइप करके रिस्पॉन्स दें. We got no response. Vikram sir, I am getting a response. Why are I, sir? The students are hanging why, but I am not sure कि you are still live on the YouTube or not. क्योंकि YouTube पे मेरे यहाँ आप आ नहीं रहे हो सर अभी. okay, so that is why I wish to confirm it कि whether I am now present at the YouTube or not. Only then I will like to start the chapter formally. Can I request you to have the YouTube panels also next to you so that you know what is happening on YouTube? Okay, let me try, sir. Yes, you are on YouTube already. What you are saying is coming on YouTube. The students are responding. Why, sir? You can start. Wait, sir. Your chapter will start at 12:30. I would parallelly be on YouTube. Before that, you can engage them with something meaningful if you keep peeping on the YouTube channel. Okay, I am getting why on the YouTube, so I am now quite clear that I am audible as well as visible to the students. So dear students, welcome to the second class on this unit, money and banking. Last class में आपने money and banking के कई topics को आपने समझा, लेकिन इस unit की कुछ बहुत सारे concepts, topics जो हैं वो last class में रह गए थे. साथ ही साथ हम एक very brief recapitulation भी करेंगे अपनी last class का आज की इस क्लास में, और कुछ और क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं आज की क्लास में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड आई एक्सपेक्ट कि पिछले 2-3 दिन में आपने काफी मेहनत की होगी इस यूनिट में, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और जो हमारी यूट्यूब वीडियो आपके लिए बाद में भी अवेलेबल रही होगी उसको भी आपने रिपीटेडली वॉच करके उसके थ्रू आपने डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स पे अपनी कमांड डेवलप करी होगी. तो आइए एक बार फिर हम शुरू करेंगे आज इस यूनिट को जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, हिंदी में जिसे हम मुद्रा और बैंकिंग कहते हैं. मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी पिछली क्लास के बाद में. उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेरी ये थी कि हमने स्टूडेंट्स को ये तो बता दिया कि क्या स्टडी करना है, सिलेबस में क्या है, लेकिन स्टूडेंट्स जब एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि उसमें काफी कंटेंट दिया हुआ है. तो हमें ये भी बताया जाए, स्टूडेंट्स ने कहा हमें ये भी बताया जाए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है. तो मैंने इस बार स्लाइड में इन टॉपिक्स को भी
अपेंड किया है अपनी स्लाइड में कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो अपनी क्लास को अब मैं फॉर्मली स्टार्ट करना चाहता हूं। आई होप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं। आई कैन सी 846 स्टूडेंट्स आर नाउ ऑन द यूट्यूब पैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने मनी के बारे में पढ़ा, मनी के फंक्शंस के बारे में हमने बहुत ब्रीफली हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया, क्योंकि मनी के फंक्शंस अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की स्लाइड पहले मैं ओके तो हेलो हेलो हाँ, so dear students, as you can see in the welcome screen that today's topic of the class is money and banking. It is the second class of this unit, money and banking. It is the second class. फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, उनका फटाफट एक रिकैपिचुलेशन करेंगे और साथ में वो जो टॉपिक्स लास्ट क्लास में रह गए थे उनको हम आज कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें आज हम प्रैक्टिस के लिए लेकर के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें आपको मैंने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था कि हमारा जो सोर्सेज क्या हैं इंपॉर्टेंट, जिनके थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, एनसीईआरटी ई बुक, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को। तो इनको आप यूज कर रहे होंगे, आई होप। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स का हमारा सिलेबस क्या है क्लास 12 का। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि टोटल 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसमें आपको साथ के साथ मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट हमारा पार्ट सी में 20 मार्क्स और देयर आर 2 बुक्स, बुक ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, बुक बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ कैरी 40 मार्क्स। और अभी जो हम यूनिट यहाँ कवर कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग, वो 6 मार्क्स की है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस एक बार फिर आपको मैं ब्रीफली दिखा देता हूँ और आप देख पाएंगे कि इनमें से हमने ये सारी चीज मेजोरिटी की हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। मनी के बारे में, मनी क्रिएशन प्रोसेस के बारे में हमने जाना, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस जो हैं वो हमने ब्रीफली लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। आज इनको मैं डिटेल में बताने वाला हूं इन सारे फंक्शंस को। और जो लास्ट फंक्शन है इसके बारे में, यानी क्रेडिट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू, ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आज मैंने थोड़ा सा जो हमारा सीक्वेंस है उसको चेंज किया है। आज मैं पहले सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताऊंगा, उसके बाद हम एक बार फिर रिव्यू करेंगे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का। ये जो मनी क्रिएशन प्रोसेस है इसका फिर से हम एक बार रिव्यू करेंगे, ताकि अगर कुछ डाउट्स स्टूडेंट के मन में लास्ट क्लास के बाद भी अगर रह गए हो तो इस क्लास के बाद, आप इस क्लास के बाद एक भी डाउट अपने दिमाग में लेकर के ना जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स की क्वेरी थी उसको सोल्व करते हुए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है अपनी बुक्स में से। तो फंक्शंस ऑफ मनी आपको स्टडी नहीं करना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको आपको डिटेल में स्टडी नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका मतलब क्या है, ताकि आपको मनी का मीनिंग पता रहे। लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। डिमांड फॉर मनी ये आपको स्टडी नहीं करना है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो मनी सप्लाई की हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो कि हमारे सिलेबस में लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछली क्लास में हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया। उसे एक्चुअली हम M1 बोलते हैं, उस डेफिनेशन को, जो हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन अब लास्ट क्लास में पढ़ी थी। और उसके अलावा M2, M3, M4 ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, यानी मुद्रा पूर्ति के महत्वपूर्ण मेजर हैं ये सभी। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप अपने चैट बॉक्स को एडजस्ट कीजिए। आपकी जो चैट है वो रन करती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो उसको एडजस्टमेंट कीजिए, आपकी स्क्रीन क्लियर आएगी। जो मैंने फॉन्ट साइज इस पूरी स्लाइड में सेलेक्ट किया है वो फॉन्ट साइज क्वाइट एप्रोप्रिएट है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्क्रीन में एडजस्टमेंट्स कीजिए। तो M2, M3, M4 ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कमर्शियल बैंक्स का ब्रीफ एक बस इंट्रोडक्शन है कि कमर्शियल बैंक्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ताकि आप प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को समझ सकें। बाकी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इन सब चीजों को आप इजीली अवॉइड करें।
लास्ट क्लास में हमने कुछ पूछा, मनी सप्लाई के बारे में आपसे बात की, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की, लेकिन उससे पहले एक ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्या है, व्हाट हैज टू बैंक्स बट नो मनी, वो क्या चीज है व्हिच हैज टू बैंक्स, जिसके दो बैंक्स हैं लेकिन उसमें कोई मनी नहीं होता। क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि ऐसी क्या चीज है जिसके दो बैंक्स हैं लेकिन उसमें कोई मनी नहीं है। आपने लास्ट क्लास में बैंक्स के बारे में पढ़ा, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ा, मनी के बारे में पढ़ा, तो सोचिए ऐसा क्या है। The answer is river bank. So it was on a funny side, not related to your syllabus, but just to see that how you can think beyond your syllabus. So now let me take you ये सब टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। बार्टर एक्सचेंज के बारे में स्टडी किया, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है उसके बारे में बात की, यानी इच्छाओं का दोहरा संयोग। फिर मनी के बारे में हमने पढ़ा, बहुत ब्रीफली हम उसका एक रिकैप कर रहे हैं। यानी मनी क्या है, वो जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और उसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी काम करते हैं ताकि हम दोहरे संयोग की जो हमारी समस्या थी इससे हम बच सके। तो मनी ने वो एक इंटरमीडिएट गुड का काम किया और हमें दोहरे संयोग की समस्या से बाहर निकाल दिया। और मनी ने, स्टूडेंट्स की डिमांड थी लास्ट क्लास में कि हिंदी में भी कुछ हमें बताया जाए, तो मैंने इस बार स्लाइड में कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं जिनको यहाँ अपेंड किया है। यू कैन सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम, लेखे की इकाई, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का मानक, ये सारे काम मनी करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मनी के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको विस्तार में आपसे कोई भी परीक्षा में नहीं पूछने वाला है। फिएट मनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये करेंसी नोट्स या करेंसी कॉइन्स जो हैं ये उतनी वैल्यू के नहीं है, इनका मटेरियल जो है उतनी वैल्यू का नहीं है जितनी वैल्यू इन करेंसी नोट्स की या कॉइन्स की मार्केट में होती है। 500 रुपए नोट में, 500 रुपए के नोट में 500 रुपए का मटेरियल नहीं लगा होता, इसलिए हम उसको फिएट मनी कहते हैं। और लीगल टेंडर क्या है, लीगल टेंडर क्योंकि ये गारंटीड है, प्रोमिस्ड है आरबीआई के द्वारा, इसलिए हम इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। यानी धारक को इतनी इसका मूल्य अवश्य ही मिलेगा और कोई भी व्यक्ति देश में इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता जो आरबीआई के द्वारा करेंसी इशू की गई है। यहाँ एक वर्ड आता है डीमोनेटाइजेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। डीमोनेटाइजेशन आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको मैं बता देता हूँ। वैसे डीमोनेटाइजेशन का जो टॉपिक है वो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हमारी सेकेंड बुक है वहां ये इंक्लूडेड है, लेकिन क्योंकि ये रेलेवेंट है फिलहाल, यहाँ मैंने लीगल टेंडर की बात की है। तो लीगल टेंडर की बात की तो यानी कि करेंसी नोट्स, करेंसी के जो कॉइन्स हैं वो लीगल टेंडर हैं क्योंकि वो प्रॉमिस किया गया है, गारंटीड बाय द सेंट्रल बैंक है, इसलिए वो लीगल टेंडर है। लेकिन आप जानते हैं अब से 4 साल पहले 8 नवंबर 2016 के दिन रात, मतलब 8 नवंबर 2016 की रात में 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि कुछ करेंसी नोट जो है वो अब मान्य नहीं होंगे। मान्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका डीमोनेटाइजेशन हो गया, यानी वो अब लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। तो क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए स्वीकार्य नहीं रहेंगे। इसे हिंदी में हम विमुद्रीकरण कहते हैं, विमुद्रीकरण हम इसको कहते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन है जो आपको अपने जो सोर्सेज हैं गूगल या अदर सोर्सेज उनको यूज करते हुए पता करना है इसका आंसर कि हाउ मेनी टाइम्स डीमोनेटाइजेशन हैज बीन डन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है। आप चेक कीजिएगा इसको। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमने इस वर्ड को कहा विमुद्रीकरण, तो इसमें आप सभी जानते हैं, काफी परिचित हैं कि 500 रुपए और 1000 रुपए के जो
नोट से उनका डीमोनेटाइजेशन किया, वे लीगल टेंडर नहीं रहे, बाजार में वो उपयोग योग्य नहीं रहे। सरकार ने सिर्फ एक उसमें सुविधा जनता के लिए दी, वो ये कि इन नोट्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। एक्सचेंज किया जा सकता है कहाँ? बैंक में जाकर के, या फिर इनको जमा कराया जा सकता है, डिपॉजिट कराया जा सकता है। बैंक की जो ब्रांचेस हैं उसमें, अपने बैंक की जहां आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट या आपका सेविंग्स अकाउंट है, वहां आप ब्रांच को विजिट करें और वहां आप जाकर के आपके पास ₹500 या 1000 की करेंसी के जितने नोट्स हैं उनको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए। आपकी वैल्यू सेफ रहेगी और जब नए करेंसी नोट्स बाजार में उपलब्ध होंगे तो वो जनता को प्रदान किए जाएंगे। ये सुविधा उस टाइम रखी गई थी। साथ ही यहाँ महत्वपूर्ण है यह समझना कि इसको क्यों किया गया। इसके लिए करप्शन एक बड़ा मुद्दा था कि करप्शन को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए बात यह भी आई सामने कि टेररिज्म में भी फेक करेंसी यूज होती है, उसको भी रोकने के लिए, हवाला चैनल्स को रोकने के लिए, इन सब कार्यों के लिए हम प्रयोग करेंगे ये डिमोनेटाइजेशन का जो हमने स्टेप लिया उसको। तो कई सारे हमारे एजेंडास थे, ऑब्जेक्टिव्स थे डिमोनेटाइजेशन को करने के। अब यहाँ बात आती है कि परिणाम क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन का परिणाम ये हुआ कि ये तो सब जानते हैं कि भीड़ हुई, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी, 12 12 14 20 घंटे तक लोगों को लाइन में लगना पड़ा, परेशानियां हुई काफी। लेकिन एक बहुत बड़ा धन जो बैंकिंग सेक्टर के दायरे में नहीं आ रहा था, उसे हम ब्लैक मनी कह सकते थे, या वो सर्कुलेशन में नहीं था, लोगों ने वो इकट्ठा करके अपने घरों में रखा हुआ था, वो दोबारा सर्कुलेशन में आया, जिससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ा, यानी लोग टैक्स जमा कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और ज्यादा धन टैक्स के दायरे में आया। ये इसका एक बड़ा लाभ हुआ। इसके अलावा और भी कुछ लाभ हुए हैं। बच्चे अपनी स्क्रीन पर टाइप करके खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो डीमोनेटाइजेशन है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए। आप सभी जानते हैं कि ई पेमेंट्स जो है एक बहुत पॉपुलर वर्ड बन गया आज के समय में। ई पेमेंट्स के बारे में मैं समझता हूँ आपने सुना होगा, थोड़ा मैं यहाँ विस्तार में आपको बता रहा हूँ कि ई पेमेंट्स क्या है। करेंसी नोट जितने भी हैं यहाँ, इनको प्रयोग कर तो हम बाजार में खरीदते ही हैं, लेकिन ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर परचेसिंग कर लेते हैं। उसके अलावा आप पीओएस मशीन्स देखते हैं, पेट्रोल पंप पे या दुकानों पे आप देखते हैं, वहां आप अपने डेबिट कार्ड को या अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा ई वॉलेट्स का जमाना आ गया है। ई वॉलेट्स क्या होते हैं? जैसे पेटीएम उसका एक एग्जांपल है, पेटीएम है, फ्री चार्ज है, गूगल पे है, इतनी सारी ऑप्शंस आई हैं। तो लोगों का ई पेमेंट्स करने का जो एक रेट था वो बढ़ गया है। अब ज्यादा लोग ई पेमेंट्स कर रहे हैं, तो ई पेमेंट एक काफी पॉपुलर मेथड बन गया है। और आज के समय में जब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सभी लोग घरों में यहाँ बिल्कुल बंद करके बैठ गए हैं, ऐसे में भी ई पेमेंट को यूज करके आप स्विगी या जोमेटो से घर पे फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन अभी भी है, क्योंकि लॉकडाउन में भी खाने पीने की वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं और पेमेंट करने के लिए आपको अपने बैंक में विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं रही। तो ये सभी था डिमोनेटाइजेशन के बारे में। आइए अब बढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग के अदर टॉपिक्स के बारे में। मनी सप्लाई के बारे में आपने पढ़ा। मनी सप्लाई यानी कि करेंसी इन कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट। मैंने आपको बताया कि जब हम बात कर रहे थे कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, तो वहां आपसे कहा गया कि M2, M3, M4 ये आपको स्टडी नहीं करना है। कुछ बुक्स में आपको M1 भी दिया गया होगा। M1 बेसिकली यही है, मनी सप्लाई यानी करेंसी इन कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, इन दोनों को ही, इसी को हम M1 भी कह देते हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं, इनके बारे में अभी आज मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड इसमें ऐड की है, उससे आप समझ पाएंगे कि डिमांड डिपॉजिट क्या है। नेट डिमांड डिपॉजिट इसलिए हमने यूज किया था क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स कुछ जनता के होते हैं कमर्शियल बैंक्स में, और कुछ कमर्शियल बैंक्स के एक दूसरे बैंक के पास आपस में होते हैं। तो जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ इंक्लूड नहीं करने हैं, इसलिए हमने ये नेट वर्ड यूज किया। और डिमांड डिपॉजिट यानी ये जो मांग जमाए हैं,
मांग जमाव को क्या कहेंगे, ये अभी ये क्या होता है इसको हम आगे अभी स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डबल योर मनी। आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। अपने मनी को डबल करने का आसान तरीका क्या है, कैसे आप उसको डबल कर सकते हैं, बहुत सरलता से जल्दी कितना जल्दी आप उसको डबल कर सकते हैं। आपके पास जो मनी अवेलेबल है, मुद्रा जो आपके पास उपलब्ध है, उसको दोगुना करने का आसान तरीका क्या है। जिन बच्चों को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने चैट बॉक्स को और अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यस, स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। पुट द मनी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मनी आपका डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार फिर ब्रीफली इनको देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट गिवन बाय द स्टूडेंट्स, majority of the students answered correctly. Now, जैसा मैंने कहा था कि आज मैं सेंट्रल बैंक का टॉपिक पहले डिस्कस करूंगा, रीजन बीइंग कि आज हम इसको डिस्कस करके और फिर दोबारा एक बार ब्रीफली प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में आपको अनेक ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनको मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखने का प्रयास किया है, ताकि हिंदी मीडियम के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास का पूरा लाभ उठा सकें। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, किसी भी देश में एक होता है, हमारे देश में भी है। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है 1935 में हमें मिला था, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उसमें पूछा था आपसे कि दुनिया में सबसे पहला सेंट्रल बैंक किस देश में स्थापित हुआ था। क्या कोई विद्यार्थी बता सकता है कि दुनिया में सबसे पहला सेंट्रल बैंक किस देश में स्थापित हुआ था। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश्ड। लगता है स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन सर्च नहीं किया है। आई विल अगेन कम टू दैट क्वेश्चन। तो आज हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में, और सबसे पहला कार्य जो है केंद्रीय बैंक का वो है बैंक ऑफ इशू, यानी मुद्रा जारी करना या नोट जारी करना। फोटो में आप देख सकते हैं कि मुद्रा जो है, जो बैंक के द्वारा, यानी हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है वो किस प्रकार से उसको हम उसका उत्पादन कैसे करते हैं। तो करेंसी को प्रिंट करने का यहाँ एक फोटो में दिखाया है, कैसे उसको हम प्रिंट करते हैं, कैसे हम उसको कटिंग करते हैं उसके नोट्स की, और पैकेजिंग करके पैकेट्स में उसको हम बैंक्स के थ्रू, सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड किया जाता है, और फिर वो मार्केट में एक जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, इट इज द सोल अथॉरिटी, एकमात्र ऐसी संस्था है हमारे देश में जो करेंसी इशू करती है, यानी नोट जारी करती है। कुछ बच्चे स्वीडन, अमेरिका, यूएसए बता रहे हैं, ये आपके जवाब सही नहीं है। हम आएंगे इस पर बाद में, इस प्रश्न पर। और अभी आप इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, उस प्रश्न पर हम बाद में आएंगे। दूसरी बात, इट्स प्रॉमिस टू पे बेयरर ऑफ करेंसी क्रिएट्स लीगल टेंडर, यानी ये जो एक प्रॉमिस करता है सेंट्रल बैंक, जो वादा करता है धारक के लिए, उसी के कारण उसके द्वारा जारी की गई करेंसी एक लीगल टेंडर बनती है, जिसके बारे में अभी विस्तार से हमने चर्चा की थी विमुद्रीकरण के टॉपिक में, यानी डिमोनेटाइजेशन के टॉपिक में हमने डिटेल में उसके बारे में बात की थी।
जब आपसे बैंक ऑफ इशू का जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इस पर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको उसमें ये 2 पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं। यानी कि ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको मेंशन किए बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। बैंक ऑफ इशू का फंक्शन प्ले करने से सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो यूनिफॉर्मिटी लाता है मनी सप्लाई में। यूनिफॉर्मिटी लाता है मनी सप्लाई में, यानी कि हिंदी में अगर उसे कहें तो एक रूपता लाता है। पूरे देश में एक ही करेंसी होगी, ये पूरे देश में एक ही करेंसी होगी जो प्रयोग में होगी। 500 रुपए का नोट जो कन्याकुमारी में होगा, वैसा ही 500 रुपए का नोट आपका कश्मीर में भी प्रयोग में होगा। दूसरा पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। तो इस अपने फंक्शन को, इस कार्य को करके सेंट्रल बैंक बाजार में मुद्रा घटा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, हमने कहा था मुद्रा पूर्ति बराबर होती है सीसी प्लस डीडी। तो सीसी वाला जो कंपोनेंट है, वो यहाँ से, वो तत्व जो है सीसी वाला, वो यहाँ से नोट जारी करने की जो उसकी शक्ति है केंद्रीय बैंक की, उसके द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कम नोट छपेंगे तो सीसी घटेगा, मनी सप्लाई घटेगी। ज्यादा नोट छपेंगे तो सीसी बढ़ेगा और मुद्रा की पूर्ति बाजार में बढ़ेगी। उसके बाद हाई पावर्ड मनी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं उच्च शक्ति द्रव्य। यानी कि ये जितनी करेंसी जो होती है, ये सभी हमारा हाई पावर्ड मनी कहलाता है। भारत में 1 रुपए का नोट और सारे जितने सिक्के होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनका प्रोडक्शन होता है, और सर्कुलेशन लेकिन उनका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों का प्रोडक्शन देश में कौन करता है। अभी मैं क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे, ये इन्हीं में से, ये जो इंफॉर्मेशन स्लाइड में अवेलेबल है, इन्हीं में से कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में यूज की जाएगी। Where are the currency coins and notes printing facilities located in India? भारत में कहाँ कहाँ नोटों का मुद्रण होता है, सिक्के कहाँ यहाँ पर मिंटिंग होती है, इसके बारे में आपसे कहा था कि आप पता कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपने इनके बारे में जानने का प्रयास किया होगा। स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन में टाइप भी कर सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग होती है, कहाँ कहाँ कॉइन्स जो है उनकी मिंटिंग होती है भारत में। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा जो फंक्शन है, यानी दूसरा जो कार्य है हमारे सेंट्रल बैंक का, वो होता है कि यह सरकार का बैंक है, यानी गवर्नमेंट्स बैंक है ये। तो गवर्नमेंट बैंक होने के कारण ये कुछ फंक्शंस हैं जो इनको प्ले करने होते हैं। पहला, मैनेजेस द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, रेलवेज कहें, डिफेंस मिनिस्ट्री कहें, उसके अलावा गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं, उनको मैनेज करना, यानी उनका प्रबंधन, उन खातों का प्रबंधन करना सरकार के बैंक का कार्य करते हुए सेंट्रल बैंक करता है। सरकार एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स गवर्नमेंट से। सरकार ने अगर कोई ऋण लिया है आरबीआई से तो उसको चुका रही है तो वो प्राप्त करेगा। गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट का एक एजेंट बन करके वो पेमेंट्स को रिसीव भी करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन इशू किया था, ऋण जारी किया था, और राज्य सरकार उस ऋण को लौटा रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार उस ऋण को लौटा रही है, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक उस ऋण को सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। मेक कैश अवेलेबल फॉर डिस्बर्समेंट, अगर वितरण होना है, अदायगी होनी है धन की, तो वो काम करता है एजेंट के रूप में। अस्थायी मांग की पूर्ति के लिए एडवांस भी वो प्रदान करता है। देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स की शिकायत आ रही है कि कुछ भी विजिबल नहीं है। तो
प्रोवाइड्स एडवांसेस, अस्थायी मांग। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं प्लीज आप चेक करके बताइए कि क्या स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, ताकि मैं रिक्वायर्ड करेक्शंस कर सकूं। क्लियर है, क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक्ट्स एज एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति पर यह सरकार का एक एडवाइजर बन करके काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक प्ले करता है एज गवर्नमेंट्स बैंक। मौद्रिक नीति में, यानी अभी मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि विभिन्न दरें होती हैं जो सेंट्रल बैंक जिनको डिसाइड करता है। उन दरों को बढ़ाना घटाना कब किस प्रकार की आवश्यकता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 3 महीने में एक रिव्यू करती है, यानी क्वार्टरली रिव्यू होता है। तो उसमें सरकार के भी प्रतिनिधि उस कमेटी में निर्णय लेने में अपना सहयोग करते हैं, और साथ ही उसमें सेंट्रल बैंक के भी प्रतिनिधि भाग लेते हैं उस कमेटी में। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक, यानी ये बैंकों का भी बैंक है। जो सुविधाएं कमर्शियल बैंक आम जनता को प्रदान करते हैं, वही सुविधाएं एग्जैक्टली सेम फैसिलिटीज जो हैं वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करता है। पहला, ये सरप्लस कैश को एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से, यानी अगर कमर्शियल बैंक्स का कुछ धन ऐसा है जो उनके पास उपलब्ध है, वो उससे ऋण जारी तो कर सकते हैं, परंतु ऋण लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक का वो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है बेकार, जिस पर कि वो कोई आय अर्जित नहीं कर पा रहा है। तो कमर्शियल बैंक ऐसे में उस धन को सेंट्रल बैंक के पास जमा करा सकता है और बदले में कुछ ऋण प्राप्त कर सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग करता है कमर्शियल बैंक्स को। कभी जैसा मैंने बताया, कमर्शियल बैंक्स यानी जो हमारे व्यावसायिक बैंक हैं, उनके पास अधिक विक्रम सर, अगर आप इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी, प्लीज कंफर्म कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ये बार बार बहुत कंप्लेंट आ रही है। सर बेसिकली स्क्रीन विजिबल है, बीच में बच्चे भी जवाब दे चुके हैं। द स्क्रीन इज क्लियर एंड आई एम आल्सो यूजिंग द YouTube. आई एम सीइंग योर YouTube also and it is quite clear. Might be Okay, there sir. is a problem of the internet of for those students. ओके सर, श्योर सर। तो अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है सेंट्रल बैंक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का। तो इसमें जब कमर्शियल बैंक के पास धन उपलब्ध ना हो और आकस्मिक रूप से अचानक उसके पास एक बहुत बड़ी मांग आ जाए बोरोवर्स की तरफ से, क्योंकि कमर्शियल बैंक हमेशा ये मान करके कार्य करता है कि जितना धन जनता ने उसके पास जमा करा रखा है, वो सभी लोग एक साथ एक ही दिन एक ही समय पर सभी लोग अपना सारा धन विड्रॉ करने के लिए या बैंक से निकालने के लिए बैंक में नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक दिन अचानक अनुमान से अधिक लोग अचानक विड्रॉ करने के लिए आ जाएं कमर्शियल बैंक में, तो उस दिन क्या होगा? हो सकता है कि कमर्शियल बैंक के पास धन की कमी हो, तो ऐसे में इमरजेंसी में वो सेंट्रल बैंक से ऋण ले सकता है। तो इसलिए हम सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट या फिर अंतिम ऋणदाता कहते हैं। क्लियरिंग हाउस मैनेज करने का कार्य करता है सेंट्रल बैंक। समाशोधन गृह ये क्या है, इसके बारे में समझिए। किसी भी दिन कमर्शियल बैंक्स में, अलग अलग कमर्शियल बैंक्स हैं देश में, और हर कमर्शियल बैंक की किसी भी शाखा में उसका जो अकाउंट होल्डर है वो कोई चेक वहां जमा करा सकता है। उसको अकाउंट होल्डर को चेक किसी ने दिया और अकाउंट होल्डर उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए चेक को अपनी ब्रांच में जमा कराता है। ब्रांच में जमा कराने के बाद में अब पेमेंट कैसे रिसीव होगी? मान लिया चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा कराया गया, इशू करा गया वो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से, तो हर दिन शाम के समय एक क्लियरिंग हाउस स्थापित किया जाता है, जिसे हम हिंदी में समाशोधन गृह कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रतिदिन जितने चेक्स इशू हुए हैं, किसी भी बैंक में प्राप्त हुए हैं, किसी और बैंक के द्वारा इशू किए गए हैं,
उन सभी की वहाँ क्लियरिंग की जाती है कि किस बैंक की तरफ से किस बैंक को कितना पेमेंट किया जाएगा। इट इश्यूज एडवाइजरीज एंड गाइडलाइंस फॉर द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक हैं उनको परामर्श देने का कार्य भी केंद्रीय बैंक करता है। ये महत्वपूर्ण कार्य है सभी। आने वाले प्रश्नों में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें इन सारी इंफॉर्मेशन में से कोई भी इंफॉर्मेशन यूज की जा सकती है। नेक्स्ट है मेक्स रूल्स फॉर लाइसेंसिंग, अमलगमेशन, एक्विजिशन, लिक्विडेशन एंड ब्रांच एक्सपेंशन। मैंने यहाँ अमलगमेशन के लिए हिंदी में भी यहाँ मैंने बताया है कि इसको मिश्रण कहते हैं हम अमलगमेशन को। क्यों मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि अमलगमेशन अभी हो रहा है। देश के 10 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों का मिश्रण किया गया है 1 अप्रैल से, और उनके स्थान पर 4 नए कमर्शियल बैंक यानी 4 नए व्यावसायिक बैंक बन गए हैं। तो ये कौन से बैंक हैं? वो कौन से 10 बैंक थे जिनका मिश्रण हुआ? वो कौन से 4 बैंक हैं जो अभी क्रिएट हुए हैं? इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो आप इस टॉपिक पर बेस्ड कर सकते हैं, यानी कि लर्न अबाउट द रीसेंट अमलगमेशन ऑफ सम पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स। ये आपको करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। ब्रीफली देख लीजिए। पब्लिक, आम जनता डिपॉजिट करती है अपना सरप्लस कैश, जो उसके पास अतिरिक्त धन होता है, अतिरिक्त नकद होता है, उसको जमा कराते हैं कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक से ही वो बोरो भी करते हैं यानी ऋण भी लेते हैं। ये लगभग इसी प्रकार की फैसिलिटी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। आप देखिए यहाँ कमर्शियल बैंक आवश्यकता पड़ने पर सेंट्रल बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ अपना अतिरिक्त जो उसके पास नकद है उसको भी सेंट्रल बैंक के पास जमा कराकर कुछ उस पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। सेंट्रल बैंक का कार्य क्या है? डिसाइड करता है पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स यानी नीतिगत दरें व्यावसायिक बैंकों के लिए। इनके बारे में हम अभी आगे स्लाइड्स में चर्चा करने वाले हैं कि पॉलिसी रेट्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं और सेंट्रल बैंक कब इनकी घोषणा करता है। इन पॉलिसी रेट्स को सेंट्रल बैंक, जैसा मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत क्वार्टरली रिव्यू करता है और हर 3 महीने के पश्चात इनको बदल सकता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है और इसे बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें से हम यहाँ देख रहे हैं कि साख के नियंत्रक जो हैं वो 7 नियंत्रक हम यहाँ पढ़ेंगे। 7 में से कोई भी एक नियंत्रक आपसे बैंक में पूछ लिया जाता है बाद में एग्जाम में कि सेंट्रल बैंक का ये साख का नियंत्रक जो है इसका कार्य आप विस्तार से समझाइए। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक इस अपने फंक्शन का यानी कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये वाला जो फंक्शन है, ये जो कार्य है, उसका प्रयोग इस फंक्शन के द्वारा क्यों करता है? वो इसके द्वारा क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी कमर्शियल बैंक्स की यानी व्यावसायिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी को। पिछले क्लास में आपने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे हम करते हैं। LRR को प्रभावित करने से क्रेडिट क्रिएशन प्रभावित होने लगता है। तो उस पर हम अभी आज फिर चर्चा करेंगे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पर, लेकिन उसी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है सेंट्रल बैंक साख नियंत्रक का जो अपना ये उसका कार्य है उसके द्वारा। साथ ही जनता द्वारा धन की मांग यानी डिमांड फॉर फंड्स बाय पब्लिक, इसको भी प्रभावित कर सकता है सेंट्रल बैंक। तो ये सब क्यों करता है सेंट्रल बैंक? इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं, मौद्रिक नीति का प्रयोग करते हैं बाजार में मुद्रास्फीति या अपस्फीति की परिस्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। मुद्रास्फीति क्या है? हम इसे सरल भाषा में महंगाई कहते हैं, यानी कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हों, तो महंगाई की दर जब अधिक होती है तो उसे हम इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी बोलते हैं। जब बाजार में कीमतें तेजी से गिर रही हों उसे हम अपस्फीति कहते हैं, यानी कि उसे हम डिफ्लेशनरी टेंडेंसी या फिर अपस्फीति कहते हैं, जब बाजार में कीमतें तेजी से गिर रही हों। इन दोनों ही परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए
या तो बाजार में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होगा या डिफ्लेशनरी ट्रेंड होगा, दोनों में से कोई भी ट्रेंड अगर है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है तो सेंट्रल बैंक अपने इस फंक्शन को, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का जो उसका फंक्शन है, इसको प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। तो वो जो डिफरेंट 7, जैसे मैंने कहा 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 7 इंस्ट्रूमेंट्स, इनको मेथड्स भी कह देते हैं हम, 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। तो वहां जाने से पहले एक बार हम 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। इनके आंसर्स मैं चाहता हूँ स्टूडेंट सोच करके बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है? आप सिर्फ ऑप्शन टाइप करिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन टाइप करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। Which of the following is not a function of central bank? निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है बी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सही उत्तर है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। केंद्रीय बैंक आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, बाकी तीनों उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, इश्यू ऑफ करेंसी, गवर्नमेंट्स बैंकर और बैंकर्स बैंक, ये उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने सही जवाब दिया। आई कैन सी नितिन कुमार, नीरज, रुचि जैन, कपिल देव, सबरा खातून, रग प्रोडक्शन, मनदीप कौर, मनीषा थापा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं इस क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इश्यूज कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो इसके लिए मैं समझता हूं कि पर्याप्त समय पहले ही मिल गया है स्टूडेंट्स को कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट नहीं पूछा है कि नोट कौन जारी करता है, मैंने सिक्के पूछा है। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये सिक्के जारी करने का कार्य कौन करता है? अब बच्चों के बेहतर जवाब आ रहे हैं। मैं सही जवाब बता देता हूं कि अगेन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इश्यू करता है कॉइन्स को। तो जिन बच्चों के सही जवाब आए हैं, आई कांग्रेचुलेट देम। रितु झा, न्यू वीडियो, सलमा शेख, सीमा देवी, आयुष पाल, गीतांजलि अहिरवार, शहबाज आलम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं इस क्वेश्चन के। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम उन पॉलिसी रेट्स की बात करते हैं जो पॉलिसी रेट्स सेंट्रल बैंक डिक्लेयर करता है भारत में, या मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इनको हम कहते हैं। साख नियंत्रण के ये हमारे पास माध्यम होते हैं। सबसे पहला जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्या है? इसमें सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करता है। सिक्योरिटीज जिन्हें हिंदी में हम प्रतिभूतियां कहते हैं, और बॉन्ड्स जिसे हिंदी में हम बॉन्ड्स ही कहते हैं, इनको खुले बाजार में इनको खरीदने बेचने का कार्य सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज खरीद सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस बेच भी सकता है। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। जब सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज परचेज करेगा, प्रतिभूतियां खरीदेगा, तो बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट को धन का भुगतान करेगा, यानी पेमेंट ऑफ मनी होगी सेंट्रल बैंक से सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को बाजार में खर्च कर सकती है, यानी बाजार में धन की उपलब्धता, मुद्रा की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाएगी।
मुद्रा की उपलब्धता बढ़ने का प्रभाव क्या है, उसको एक बार ध्यान से समझिए। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको कहा कि मुद्रास्फीति या अपस्फीति की दो संभावनाएं होती हैं बाजार में, यानी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो सकता है या डिफ्लेशनरी ट्रेंड हो सकता है। बाजार में जब भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उससे कीमतें बढ़ने लगती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में आपने पढ़ा कि जब किसी वस्तु की सीमित मात्रा उपलब्ध हो और उसे प्राप्त करने वालों की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, सभी की मांग तो जो है, सभी की इच्छाएं उनकी तो पूर्ति नहीं हो सकती, तो उन्हीं उपलब्ध वस्तुओं के लिए लोग अधिक से अधिक कीमतें ऑफर करने लगते हैं, यानी हायर एंड हायर प्राइसेस ऑफर करने लगते हैं। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक मार्केट का एग्जांपल था वो। ये जब हम पूरी इकोनॉमी में देखते हैं तो वहां पर भी ये संभव है। आप देखिए, समझिए इस बात को कि जब जब बाजार में धन मुद्रा की उपलब्धता बढ़ेगी, लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा, तो वे उन्हीं वस्तुओं के लिए जो बाजार में उपलब्ध है उन्हीं के लिए अधिक पैसा ऑफर करेंगे, अधिक पैसा देने की अपनी इच्छा रखेंगे, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा धन उपलब्ध है। इसका प्रभाव देखिए क्या होगा। बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इससे मनी सप्लाई बढ़ती है, यानी मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से लोगों के पास अब ज्यादा मुद्रा उपलब्ध होगी, ज्यादा मुद्रा उपलब्ध होगी तो लोग अधिक खर्च कर पाएंगे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं पर। उससे उन वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें जो पिछले कुछ समय से गिर रही थी, यानी देयर वाज अ डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो ट्रेंड था वो स्टॉप होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज टू चेक डिफ्लेशनरी टेंडेंसी, यानी अपस्फीति की जो दौर एक चल रहा था बाजार में अर्थव्यवस्था में, हम उसको रोक सकते हैं इसके द्वारा। इसका विपरीत भी संभव है, यानी मनी सप्लाई को हम घटा भी सकते हैं। उस केस में क्या होगा, हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग किसकी, इन सिक्योरिटीज की, प्रतिभूतियों की। अगर इन प्रतिभूतियों को सेंट्रल बैंक बेच दे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक ने प्रतिभूतियों को वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच दिया, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगी वापस सेंट्रल बैंक को, यानी धन जो है, मुद्रा जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से सेंट्रल बैंक के पास पहुंच गया, यानी केंद्रीय बैंक के पास पहुंच गया सरकार से। तो अब बाजार में मुद्रा की उपलब्धता कम हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बाजार में कम हो जाएगी, तो ऐसे में लोगों के पास खर्च करने के लिए धन कम उपलब्ध होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगी क्या, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी और उसका प्रभाव ये होगा कि लोगों के पास क्योंकि धन अब कम उपलब्ध है, कम मुद्रा उपलब्ध है, तो लोग वस्तुओं एवं सेवाओं पर कम कीमतों का ऑफर देंगे, कम खर्च करने की क्षमता रखेंगे, जिससे बाजार में जो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी वे कीमतें अब नियंत्रण में आएंगी। तो एक प्रकार से इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी यानी मुद्रास्फीति की का जो दौर चल रहा था वो नियंत्रण में आएगा। मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रकरण को आप समझ गए होंगे, क्योंकि यह प्रकरण हर इंस्ट्रूमेंट में एक जैसा ही रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओएमओ को किस प्रकार यूज करें, ओएमओ को किस प्रकार यूज करें, 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां आपको बताना होगा, अगर पूछे कि मुद्रास्फीति की परिस्थिति में, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में ओएमओ किस प्रकार से यूज करना है, तो आपको बताना है अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में ओएमओ में क्या होगा, सेंट्रल बैंक सेलिंग कर देगा इसकी, सिक्योरिटीज की, और मनी सप्लाई घट जाएगी, उससे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी कंट्रोल में होगी। इस प्रकार से आपको उसका जवाब देना होगा। आइए अब दूसरा एक और इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल का समझते हैं। ओएमओ के बाद ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी सेंट्रल बैंक यूज कर सकता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि थोड़ा स्लो बताइए, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ स्लो बताने की, ये वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओएमओ आप समझ गए होंगे। इसके बाद बैंक रेट है, बैंक दर। बैंक दर बेसिकली वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से लंबी अवधि के लिए उधार ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि व्यावसायिक बैंक के पास भी धन की कमी हो सकती है,
किसी एक विशेष दिन के लिए भी हो सकती है और एक लंबी अवधि के लिए भी हो सकती है। व्यावसायिक बैंक के पास यह संभव है कि उसके पास बहुत सारे बोरोवर्स आ रहे हो, यानी ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदक जो आ रहे हैं वो बहुत अधिक संख्या में आ रहे हो। उतना धन, उतनी मुद्रा किसी कमर्शियल बैंक के पास उपलब्ध ना हो, यह संभव है। तो ऐसे में व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण ले लेगा। ऋण लेकर के वो जो मुद्रा उसके पास आई, उस मुद्रा से वो अतिरिक्त ऋण बाजार में जो ऋण प्राप्त करने के लिए जो आवेदन लोग कर रहे थे, आम जनता से ऋण के लिए जो आवेदन आ रहे थे, उन लोगों को ऋण प्रदान कर देगा। तो इंग्लिश में कहें, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। यहाँ ध्यान रखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन ये इंपॉर्टेंट है, यानी लंबी अवधि के लिए, क्योंकि छोटी अवधि के लिए भी एक रेट होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम उसके बारे में बात करेंगे। ये लंबी अवधि के लिए। तो लंबी अवधि के लिए अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेना है तो वो बैंक रेट पर उसको मिलेगा, यानी बैंक दर पर मिलेगा। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बैंक रेट बढ़ा दी जाए, बैंक रेट बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जितनी ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो अगर ये ब्याज दर बढ़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ब्याज दर अगर बढ़ गई तो अब व्यावसायिक बैंकों को प्राप्त होने वाला ऋण जो वो केंद्रीय बैंक से प्राप्त करते हैं वो महंगा हो जाएगा, यानी कि बीआर यानी बैंक रेट बढ़ाने के कारण बोरोइंग जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए। यानी कमर्शियल बैंक जो अब ऋण प्राप्त कर रहे थे अभी तक केंद्रीय बैंक से, वो महंगा हो जाएगा। तो अब कमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे, क्योंकि ये जो ब्याज दर बढ़ेगी इससे कमर्शियल बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा, उनका जो मुनाफा था। क्योंकि अगर मान लिया पहले 6% बैंक रेट थी और बाजार में 7% ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक लोन इशू कर रहे थे जनरल पब्लिक को, तो 1% का लाभ वो बीच में कमा रहे थे। अब अगर बैंक रेट 6.5% हो जाए, 6.5% बैंक रेट हो जाए, तो सिर्फ आधे प्रतिशत का मुनाफा कमर्शियल बैंक बीच में इस पूरी प्रक्रिया में कमा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज होंगे, हतोत्साहित होंगे कमर्शियल बैंक्स इस सेंट्रल बैंक से ऋण लेकर के आगे जनता को ऋण प्रदान करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इस पूरी प्रक्रिया से बाजार में, क्योंकि ऋण कम, लॉन्स जो है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा कम इशू किए जाएंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगी, यानी मुद्रा की पूर्ति बाजार में घटेगी। और जैसे ही मुद्रा की पूर्ति घटती है, तो एक बार पुनः देखिए, जैसे मुद्रा की पूर्ति घटती है तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी चेक होती है, यानी महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जब महंगाई बढ़ रही हो, यानी मुद्रास्फीति की दर ऊंची चल रही हो, तो ऐसे में सरकार नहीं, केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, या तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को बेच दे, या फिर वो क्या करे, बैंक रेट को बढ़ा दे। दोनों में से किसी भी एक विकल्प का प्रयोग कर सकता है वो। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा 7 विकल्प हैं, 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो किसी एक का या एक से अधिक विकल्प का सेंट्रल बैंक प्रयोग करता है, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार। अगर डिफ्लेशनरी टेंडेंसी है, यानी अपस्फीति का दौर चल रहा है, बाजार में कीमतें जो है वो तेजी से घट रही हैं, तो ऐसे में या तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को खरीद लिया जाएगा, या फिर बैंक रेट को घटा दिया जाएगा। बैंक रेट घट गया, बैंक रेट घटते ही कमर्शियल बैंक एनकरेज होंगे, उत्साह बढ़ेगा उनका कि और अधिक ऋण वो केंद्रीय बैंक से लें, बोरो करें, और जितना ज्यादा बोरो करें उतना ही ज्यादा ऋण वो बाजार में आम जनता को प्रदान कर पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में वो है कैश रिजर्व रेशो, यानी नकद आरक्षित अनुपात। हिंदी में इसका नाम देख लीजिए। मैंने हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता के लिए इस बार हिंदी में ये सभी टर्म्स को मैंने यहाँ अपेंड किया है, जोड़ा है। कुछ परिभाषाएं भी हिंदी में मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है, ताकि हमारे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो कैश रिजर्व रेशो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली क्लास में आपने देखा LRR के बारे में आपने पढ़ा, यानी लीगल रिजर्व रेशो।
संवैधानिक कोष अनुपात भी उसको हम बोलते हैं। तो LRR जो था वो CRR और SLR का समेशन था, यानी CRR और SLR का योग ही हमारा LRR कहलाता था। तो CRR के बारे में कुछ बच्चे पिछली क्लास में पूछ रहे थे कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। आइए इस क्लास में उसको विस्तार से समझते हैं। ये क्या है? ये देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत, यानी ये केंद्रीय बैंक के द्वारा घोषणा की जाती है इस दर की के तहत प्रत्येक बैंक को अपने कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। हर बैंक में कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। दो प्रकार के डिपॉजिट्स हम उनको मानते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट, जो कि एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, यहाँ देखिए स्लाइड में सभी जो डिपॉजिट होते हैं दो भागों में हम उनको बांट लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट जिसको हम मांग जमा कहते हैं और टर्म डिपॉजिट जिसको मियादी जमा कहते हैं। हर कमर्शियल बैंक में 3 प्रकार के खाते हो सकते हैं। आम जनता इनमें से 3 में से किसी भी एक प्रकार का या एक से अधिक प्रकार के खाते किसी भी कमर्शियल बैंक में कुछ निर्धारित दस्तावेजों को प्रदान कर खोल सकते हैं अपने खाते। यहां देखिए जो सेविंग्स अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है, इनमें जो मनी हमारा डिपॉजिटेड होता है उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्यों कहते हैं डिमांड डिपॉजिट? क्योंकि हम जब हमें आवश्यकता हो इस धन को हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी बैंक से निकाल सकते हैं। इस धन के ऊपर हम चेक्स भी इशू कर सकते हैं, चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो यानी जब हमें डिमांड हो इन डिपॉजिट्स की तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम इनको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स अकाउंट भी होता है बैंक में, कुछ लोग जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं FD करा दी है मैंने 3 साल के लिए 5 साल के लिए, यानी एक निश्चित अवधि के लिए हमने क्या करा, निश्चित अवधि के लिए कुछ धन बैंक में जमा करा दिया। अब वो धन हमें उस निश्चित अवधि की समाप्ति पर यानी मैच्योरेशन ऑफ दैट पीरियड के बाद ही वो धन हमें प्राप्त होगा। तो ये फिक्स्ड अकाउंट कहता है, जिसे हिंदी में सावधि खाता कहते हैं। इनको हम टर्म डिपॉजिट्स कहते हैं। तो यानी बैंक के सभी जो डिपॉजिट्स हैं उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट। अब वापस चलते हैं उसी टॉपिक पर जिसपे हमारा डिस्कशन अभी चल रहा था। तो कैश रिजर्व रेशो, यहाँ हमने कहा था कि टोटल डिपॉजिट जो है किसी बैंक के, यानी कुल नकदी जो है, वो चाहे डिमांड डिपॉजिट है चाहे वो टाइम डिपॉजिट है। आप देखिए दोनों ही प्रकार के जो डिपॉजिट हैं बैंक के पास, उनका एक निश्चित फिक्स्ड रेशो, और रेशो डिसाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो वो एक पर्टिकुलर रेशो हर कमर्शियल बैंक को नियमों के तहत सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना होता है। तो एक उदाहरण के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यदि 1000 रुपया कुल कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट है और 10% हमारा CRR है, सोचिएगा आपको जवाब देना है इसका। यदि कमर्शियल बैंक्स के कुल डिपॉजिट यानी डिमांड और टाइम डिपॉजिट 1000 रुपीज है और CRR 10% है, तो बताइए कि कमर्शियल बैंक को कितना रुपया सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा रिजर्व की फॉर्म में। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अगर कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट 1000 रुपया है, 1000 रुपीज है, और कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो कितना रुपया कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व की फॉर्म में जमा कराना पड़ेगा? अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं 100। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दिया है 100। बहुत सटीक जवाब दिया है बच्चों ने, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर, सभी 100, बहुत बढ़िया, 100% करेक्ट आंसर है ये। तो 100 रुपया जमा कराना होगा, तो बैंक के पास अब मात्र 900 रुपया बचेगा जिसको वो प्रयोग कर सकता है लोन इशू करने के लिए। एक बार फिर देखिए कि किस प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकता है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए।
CRR को इंक्रीज कर दो। अगर ये 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया तो अब कमर्शियल बैंक को 150 रुपए जमा कराना पड़ेगा, यानी कि उसके पास अब जो उपलब्ध है ऋण देने के लिए वो मात्र 850 रुपए रह गया। तो अब वो कम ऋण बाजार में उपलब्ध करा पाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही CRR इंक्रीज हुआ, क्या होगा, रिड्यूसेस द फंड अवेलेबल लैंडिंग, यानी कि जो लैंडिंग के लिए यानी ऋण प्रदान करने के लिए जो कमर्शियल बैंक के पास धन था वो कम रह जाएगा, जिससे बाजार में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के हाथ में जो धन की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। मुद्रा पूर्ति कम होते ही लोग गुड्स एंड सर्विसेज पर कम खर्च कर पाएंगे, जिससे जो कीमतें जो तेजी से बढ़ रही थी वो नियंत्रण में आ जाएंगी। इसका उल्टा भी संभव है, डिक्रीज कर दीजिए CRR को। डिक्रीज करने पर फंड्स की यानी पहले अगर 10% था CRR, अब उसको कम करके 5% कर दिया, तो अब मात्र 50 रुपया बैंक को जमा कराना है, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास यानी व्यावसायिक बैंक के पास अब 950 रुपया उपलब्ध है, जो वो लोन की फॉर्म में जारी कर सकता है। अतः इस प्रकार बाजार में मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें भी जो पहले गिर रही थी यानी अपस्फीति का दौर जो बाजार में चल रहा था उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अभी तक के इन 3 उदाहरणों के आधार पर सभी विद्यार्थी यह अनुमान लगा चुके होंगे कि किस प्रकार ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं क्रेडिट कंट्रोल के, ये 2 रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है, या तो इन्फ्लेशन के लिए या डिफ्लेशन के लिए। तो अब शायद अगले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं बच्चे उनको बेहद आसानी से समझ पाएंगे कि हर इंस्ट्रूमेंट में रेट को बढ़ाया जा सकता है या रेट को घटाया जा सकता है। बढ़ाएंगे रेट को तब जब महंगाई चल रही हो और घटाएंगे तब जब कीमतें तेजी से गिर रही हो। तो ऐसा ही एक और रेट जो आपने LRR में पढ़ा था, LRR आप जानते हैं कि वो CRR और SLR का योग था। तो आइए अब CRR का काउंटर पार्ट जो LRR में हम प्रयोग करते हैं उसको समझते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। यहां देखिए इसको, वाणिज्यिक बैंक अपने पास अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखते हैं, जिससे बैंक को आपातकालीन स्थिति से बचाया जा सके। देखिए आपको मैंने बताया था कि कमर्शियल बैंक इस विश्वास के साथ कार्य करते हैं कि बैंक के सभी खाता धारक एक ही दिन एक ही समय में अपना सारा धन बैंक से निकालने के लिए नहीं आएंगे। बैंक एक अनुमान के आधार पर कुछ निश्चित धन की मात्रा अपने पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में उसको अपने पास रखता है, यानी कैश की फॉर्म में। तरलता का अर्थ है यानी कैश की फॉर्म में, उसको नगद के रूप में उसके अपने पास रखता है, ताकि अचानक अगर कोई भी खाता धारक बैंक के पास धन अपना प्राप्त करने के लिए आए, अपना जो उसका जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ करने के लिए आए, तो कमर्शियल बैंक को उसे मना ना करना पड़े। तो इसके लिए हम ये SLR का प्रोविजन रखते हैं। SLR कमर्शियल बैंक्स उतना रखते हैं जितना कि सेंट्रल बैंक के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो अब एक उदाहरण के आधार पर इसे भी समझते हैं। मान लीजिए SLR दर जो है वो 20% है, सेंट्रल बैंक के द्वारा डिक्लेयर की गई है 20%, और टोटल जो डिपॉजिट है, इस बार थोड़ा कठिन है प्रश्न, आप ध्यान से समझिएगा, इस बार जो कैलकुलेशन आप करेंगे थोड़ा समझ के कीजिएगा। SLR 20% है, कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट, फिर से मैं बताता हूं, टोटल डिपॉजिट इस बार 2000 रुपया है और 20% SLR है। तो बताइए SLR के रूप में बैंक को अपने पास कुल कितना नगद रखना होगा? 20% SLR है, 2000 रुपीज कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट है। तो आपको बताना है कि SLR की फॉर्म में कमर्शियल बैंक अपने पास कितना कैश रखेगा, कितना रुपया।
एक सही जवाब आया है संजीव टैलेंट का। 200 नहीं होगा, आप ध्यान से समझिए, मैंने पहले ही कहा था आप कैलकुलेशन सोच करके कीजिएगा। 20% SLR रेट है, यानी 20% कुल जमाओं का 20% अपने पास रखना है कमर्शियल बैंक को, और कुल जमा है 2000 रुपया, तो 2000 रुपये का 20% आपको कैलकुलेट करना होगा। अब बेहतर जवाब आ रहे हैं बच्चों के। सिद्धार्थ शर्मा, अवकाश, हन्नी, आशीष झा, ओम प्रकाश, अब लगभग सभी बच्चे 400 रुपए का जवाब दे रहे हैं। यानी कि अगर 20% SLR रेट है, 20% SLR रेट है और 2000 रुपीज टोटल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का, तो 20% 2000 का होता है 400 रुपीज। बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास में रखना होगा 400 रुपीज, और बचा उसके पास में 1600 रुपीज। लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन के CRR को भी हम इसमें जोड़ दें, 10% CRR भी था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 का 10% होता है 200 रुपया, तो यानी इस कमर्शियल बैंक को 400 रुपया SLR की फॉर्म में अपने पास रखना होगा और 200 रुपया CRR की फॉर्म में अपने पास रखना होगा। तो ये जो कमर्शियल बैंक है, कुल मिलाकर के इसके ऊपर 20% SLR लागू होगा, 10% CRR लागू होगा, तो इसका LRR यानी लीगल रिजर्व रेशो 30% होगा। यानी इस कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का 30% अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स की फॉर्म में रखना होगा, और बचा हुआ यानी 600 रुपया तो रिजर्व की फॉर्म में हो गया, और बचा हुआ 1400 रुपया यानी 1400 रुपीज बचा हुआ, उसको यह कमर्शियल बैंक यूज कर पाएगा बाजार में ऋण प्रदान करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आगे के जो हैं, जो बचे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको थोड़ा जल्दी करेंगे। SLR को बिल्कुल इसी की भांति, CRR की भांति बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें मनी सप्लाई कम करनी हो, डिक्रीज करना हो मनी सप्लाई, तो हमें इंक्रीज करना होगा SLR, और इसका विपरीत भी सही है। रेपो रेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। रेपो रेट को हम कंप्लीट, इसका नाम होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। मैंने आपसे कहा था, जब बैंक रेट मैं आपको पढ़ा रहा था, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट था वो, तो बैंक रेट में मैंने आपसे कहा था कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए होता है। लेकिन अगर अल्प अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए कमर्शियल बैंक को लोन लेना हो, ऋण लेना हो किसी व्यवसायिक बैंक को RBI से, यहाँ पे देखिए आप, शॉर्ट पीरियड के लिए लेता है, 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 7 दिन की अवधि के लिए अगर ऋण लेना है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म नीड अगर कोई किसी कमर्शियल बैंक की होती है, तो रेपो रेट पर यानी रेपो दर पर ब्याज प्राप्त करता है। इसका भी प्रयोग सेंट्रल बैंक कर सकता है। रेपो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं मनी सप्लाई को घटाने के लिए, क्योंकि रेपो रेट बढ़ते ही कमर्शियल बैंक डिस्करेज होगा ऋण लेने में सेंट्रल बैंक से, क्योंकि अब उसको ऋण महंगा मिलेगा सेंट्रल बैंक से। अगर वो ऋण लेने में डिस्करेज हो रहा है, तो वो बाजार में भी कम ऋण प्रदान करेगा, जिससे मनी सप्लाई कम होगी और बाजार में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उल्टा भी सही है, यानी कि अगर RR को, रेपो रेट को घटा दिया जाए, तो अब सस्ता ऋण उपलब्ध होगा कमर्शियल बैंक्स के लिए अल्प अवधि में, और कमर्शियल बैंक क्योंकि उसको सस्ता ऋण प्राप्त हो रहा है, तो वो ज्यादा ऋण लेने की चेष्टा रखेगा, और ज्यादा ऋण लेगा तो बाजार में भी ज्यादा ऋण प्रदान करेगा, उपलब्ध कराएगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति बाजार में यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जिसका प्रयोग किया जा सकता है केंद्रीय बैंक के द्वारा अपस्फीति की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है। ये वो दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा मनी RBI के पास जमा करा सकते हैं। ध्यान दीजिए, रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक RBI से पैसा लेता है आवश्यकता पड़ने पर,
और रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा होता है। इसमें कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उतने लोग रिजर्व बचाने के बाद में जो सेंट्रल बैंक के पास जो धन बचता है उतना उसके पास आवेदन ना रहा हो ऋण के लिए आम जनता के द्वारा, तो बचा हुआ जो ये एक्सेस पैसा होता है ये सेंट्रल बैंक अपना कमर्शियल बैंक इस एक्स्ट्रा पैसे को, इस एक्स्ट्रा सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराकर इस पर कुछ ब्याज अर्जित कर सकता है जो उसकी आय का स्रोत बनेगा। इनको भी इसी प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। आर को आप बढ़ा दीजिए, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं लैंडिंग को प्रभावित करने के लिए। रेपो रेट अमूमन 1% अधिक होता है रिवर्स रेपो रेट से, ये रूल है गवर्नमेंट का। इसको हम इसलिए 1% अधिक रखते हैं ताकि ब्याज, अगर कमर्शियल बैंक्स को ऋण लेने के लिए ज्यादा ब्याज देना होगा और अगर अपना एक्स्ट्रा पैसा वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करा रहे हैं तो उसको ब्याज कम मिलेगा। जैसा कि अक्सर कमर्शियल बैंक भी आम जनता के लिए करते हैं कि वो डिपॉजिट रेट कम रखते हैं और लैंडिंग रेट ज्यादा रखते हैं। और अब अंतिम जिसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू होती है उसके बराबर हमें होम लोन रिसीव नहीं होता। अगर 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक फ्लैट है 1 लाख रुपए का है, हम उसे मॉर्टगेज रखते हैं, उसे गिरवी रखते हैं बैंक के पास, तो हमें 1 लाख रुपए का लोन बैंक नहीं देता है। हमें वो उसमें से कुछ धन काट करके, जो जिसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, उतना काट करके शेष जो राशि होती है वो उतना हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा करके भी मनी सप्लाई को प्रभावित किया जा सकता है। राइज इन एमआर मींस कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, पहले 1 लाख रुपए पर मार्जिन रिक्वायरमेंट मान लिया 15% था, तो सेंट्रल बैंक के इस रूल को फॉलो करते हुए कमर्शियल बैंक 1 लाख की प्रॉपर्टी पर 85,000 का लोन जारी करेगा। लेकिन अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% हो जाए, तो इसी प्रॉपर्टी पर 1 लाख की ही प्रॉपर्टी पर अब कमर्शियल बैंक सिर्फ 80,000 रुपए का लोन जारी करेगा। शेष 20,000 रुपया जो ग्राहक है उसको अपने स्वयं के अन्य जो स्रोत हैं उनसे जुटाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो बोरोवर होता है वो हतोत्साहित होता है, डिस्करेज होता है लोन लेने के लिए अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए। तो मान लीजिए पहले 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए व्यक्ति को पता था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है 15%, तो 15,000 रुपए का इंतजाम मुझे अपने आप से करना है, 85,000 का मैं कमर्शियल बैंक से लोन ले लूंगा। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो अब उसे 5,000 रुपए और अधिक का इंतजाम अपने आप से करना होगा। हो सकता है कि उसके लिए संभव ना हो। तो इस प्रकार से बोरोवर क्या होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं। बोरोवर डिस्करेज होते हैं अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ा दी जाए, राइज इन एमआर हो जाए। तो अब कम बोरोवर डिमांड करेंगे लोन के लिए, तो जिससे बोरोइंग पावर उनकी घट जाएगी और बाजार में मनी की जो सप्लाई है वो घटेगी, यानी मुद्रा की जो पूर्ति है वो घटेगी और बाजार में जो मुद्रास्फीति का दौर चल रहा था उसको नियंत्रण में किया जा सकता है। इसका उल्टा भी उतना ही संभव है। एमआर को घटा दीजिए, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और अपस्फीति का जो दौर यानी कि डिफ्लेशनरी टेंडेंसी जो थी वो उसको चेक किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक के पास इनके अलावा मॉरल सुएशन या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये भी क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, लेकिन यह अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस की जो सबसे पहली स्लाइड थी उसमें आपको बता दिया गया था कि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट स्टडी करना है, मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपके सिलेबस का भाग नहीं है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आप इस क्लास के बाद जरूर करें। ये जितने पॉलिसी रेट मैंने इस क्लास में डिस्कस किए हैं इनके बारे में आप चेक करें कि अभी फिलहाल हमारी कंट्री में कितना रेट्स चल रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है सेंट्रल बैंक के द्वारा डिक्लेयर्ड, बैंक रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट अभी कितना है,
उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी, CRR, SLR, इनका फिलहाल रेट क्या चल रहा है और लास्ट टाइम ये कब चेंज किए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके लिए, इसको जरूर कीजिएगा। आपको आइडिया होगा कि लीगल रिजर्व रेशो अभी प्रेजेंटली हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए कितना एप्लीकेबल है, उनको अभी सेंट्रल बैंक के पास और अपने पास कैश की फॉर्म में कितना रुपया अपने टोटल डिपॉजिट्स का रखना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो पॉलिसी रेट्स आपको चेक करने हैं। बताइए, which of the following is not a method of credit control adopted by the central bank। मैंने आपको 7 यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, उन 7 में से 3 तो यहाँ लिस्ट में हैं, लेकिन एक जो है वो गलत है। आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा क्रेडिट कंट्रोल का मेथड सेंट्रल बैंक का नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन टाइप कीजिएगा। बच्चों के आंसर आ रहे हैं। टैक्स यानी ऑप्शन 2, प्रिंस राय, वरुण गुप्ता, दिनेश तिवारी, निखिल वर्मा, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। दैट शोज कि बच्चों को ये टॉपिक काफी अच्छा समझ में आ गया है। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया आंसर आप यहाँ दे रहे हैं। टैक्स, ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाउ मेनी सेंट्रल बैंक्स कैन देयर बी इन एनी कंट्री। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं, तो मैं इन पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। एक देश में एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। आर ऑल करेंसी नोट्स इश्यूड। नो। ₹1 नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फॉल इन रेपो रेट, ये मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में रोक लिया था, इसको आप बताइए। अगर रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर, वो ब्याज दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। आपको इंक्रीज या डिक्रीज टाइप करना है। आप स्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ये आई थिंक आई हैव टाइप्ड इट रॉन्ग। रेपो रेट अगर कम हो जाती है, रेपो रेट घटने पर बाजार में व्यावसायिक बैंक जो है वो अधिक ऋण लेंगे, अधिक उपलब्ध कराएंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मैंने उसको रॉन्गली टाइप किया हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब कमर्शियल बैंक्स पर आते हैं। इनके बारे में आपने काफी पढ़ लिया है कि ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लैंडिंग करते हैं, और जो डिपॉजिट रेट और हमारा लैंडिंग रेट का डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। ये LRR के बारे में आपने पढ़ा है क्या होता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि SLR क्या था और CRR क्या था। इन दोनों के सम को हम LRR कहते हैं। अब आप बेहतर समझ पाएंगे इसको। ये स्लाइड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको एक बार मैं जल्दी से रिवाइंड कराना चाहता हूं यहाँ पर आपके लिए। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि सभी खाता धारक एक ही दिन सारा पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए कुछ भाग रिजर्व के फॉर्म में रखने के बाद बाकी सारा वो ऋण के रूप में बाजार में बोरोवर्स को प्रदान करते हैं। कुछ अजम्पशंस थी कि कमर्शियल बैंक सिर्फ उतना धन अपने पास रखेंगे रिजर्व की फॉर्म में अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास जितना कि आवश्यक है, लीगली रिक्वायर्ड है। यानी अगर LRR 20% है तो 20% से अधिक वो सारा जो भी धन होगा वो सारा ऋण के रूप में प्रदान करेंगे। सेकंड, कि बोरोवर जो हैं, जो जिन्होंने ऋण लिया है, वो सभी वो लिए गए धन को वो खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। और जो सेलर्स हैं, सेलर्स जिनको, जो विक्रेता जो हैं, विक्रेताओं को जो धन प्राप्त होता है
गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके वो सारा अपने बैंक अकाउंट्स में जमा कराते हैं, यानी ये जो लोन था ये लौट करके वापस बैंक के पास आ गया। तो इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम इसको समझेंगे आगे। एक बार फिर देखिए, मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना हमने आपको सिखाया था। प्रारंभिक जमाएं आपको बताई, इनिशियल डिपॉजिट्स आप अब सब जानते होंगे क्या होती हैं। मनी मल्टीप्लायर होता है एलआरआर का रेसिप्रोकल, या आप पिछली क्लास में इसके ऊपर आपने काफी प्रैक्टिस भी की थी न्यूमेरिकल्स की। एक एग्जांपल फिर आपको दिया, यहाँ पे 20% अगर एलआरआर होता है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 आएगी। टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो है, कुल साख सृजन कितना होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, तो वो होता है इनिशियल डिपॉजिट यानी प्रारंभिक जमा को गुणा कर दीजिए मनी मल्टीप्लायर से। तो अगर 1000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट था, मनी मल्टीप्लायर 5 था, तो 5000 रुपया कुल क्रेडिट हो जाएगा। एक फॉर्मूला इसका ये भी है, अगर आप मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट ना करना चाह रहे हो, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल क्रेडिट क्रिएशन। तो आइए अब उस स्लाइड पर चलते हैं, समय कम बचा है अब हमारे पास में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और एक बार फिर प्रोसेस को जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, एक बार फिर मैं सेम उसी एग्जांपल को लाया हूं जो लास्ट क्लास में एग्जांपल मैंने यूज किया था। स्लाइड्स को मैंने चेंज नहीं किया इस बार। तो एलआरआर मान लिया 20% है। अभी तक आप जान चुके होंगे कि एलआरआर हमारा सीआरआर और एसएलआर का योग होता है, यानी उनका समेशन होता है। तो अगर सीआरआर हमारा 5% और एसएलआर 15% है, तो ऐसे में एलआरआर 20% हो जाए। ऐसे एक एग्जांपल के लिए ये टेबल यहाँ प्रेजेंट है। 1000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, 1000 करोड़ रुपया। कमर्शियल बैंक ने 20% रुपया अपने पास एलआरआर, क्योंकि 20% एलआरआर है तो 20% रिजर्व की फॉर्म में रखा, तो यानी 200 रुपया अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखा। अब उसके पास कितना रुपया बचा, 1000 रुपए में से 200 रुपया उसने एलआरआर की फॉर्म में रखा। हम ये नहीं जानते कि सीआरआर कितना था, एसएलआर कितना था, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल एलआरआर के फॉर्म में हमने 20% यहाँ रिजर्व रख लिया। शेष जो बचा, 1000 में से 200 रुपया घटाइए, बचा आपके पास में 800, और 800 रुपया अब कमर्शियल बैंक लोन की फॉर्म में बोरोवर्स को इशू कर देगा। लोन की फॉर्म में बोरोवर्स को इशू कर देगा वो। यहाँ मैं पेन का यूज करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, ये जो लोन इशू किया, ये बोरोवर्स ने विड्रॉ किया, खर्च किया गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर, बाजार से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी, और जो वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी गई हैं उनका जो पेमेंट किया गया वो सेलर्स को रिसीव हुआ, यानी विक्रेताओं को प्राप्त हुआ ये सारा धन। और ये धन विक्रेताओं ने वापस अपने बैंक खातों में जमा करा दिया। ऐसा हमने अजम्पशन ड्रॉ की थी पहले, और ये 800 रुपया आ गया यहाँ। तो अब जो कमर्शियल बैंक है उसके इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज हो गए हैं 800 रुपये। पहले 1000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट था, अब 1800 रुपये इनिशियल डिपॉजिट है। 1000 रुपये पर उसने 200 रुपया रिजर्व की फॉर्म में रखा था। अब इस अतिरिक्त 800 रुपये पर भी 20% रिजर्व उसको रखना पड़ेगा। तो 800 रुपये का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो होता है 160 रुपया। तो अब बैंक ने 800 रुपये में से, इस अतिरिक्त 800 रुपये में से 160 रुपया रिजर्व की फॉर्म में अपने पास रखा। और दूसरे चरण में, पहले चरण में आपने देखा इनिशियल डिपॉजिट था, और दूसरे चरण में आपने देखा कि 160 रुपये रिजर्व की फॉर्म में रखने के बाद इस 800 में से आप 160 घटाइए, आपके पास बचेगा 640 रुपया। ये 640 रुपया अब कमर्शियल बैंक एक बार फिर थर्ड जो राउंड है उसके लिए प्रयोग करेगा। ये 640 रुपया बोरोवर्स को मिला, बोरोवर्स ने एक बार पुनः वही कार्य किया, बोरोवर्स ने इसको विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद में बोरोवर्स ने इस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी। गुड्स एंड सर्विस परचेज करने के बाद ये सारा मनी जो है ये सेलर्स के पास चला गया, और सेलर्स ने इस सारे मनी को एक बार पुनः अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो थर्ड राउंड में कमर्शियल बैंक के पास 640 रुपए का अतिरिक्त उसके पास जमा हो गई है। तो ये जो उसका डिपॉजिट का इंक्रीज हुआ है, ये फिर से इसके ऊपर 640 रुपए का 20% यानी 128 रुपए रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, और शेष
512 रुपया वो लोन की फॉर्म में जारी करेगा। और ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी, रेगुलरली चलती रहेगी, लेकिन हर बार जो इनिशियल डिपॉजिट्स में जो एडिशन हो रहा है ये घटता चला जाएगा। जैसे आप देख रहे थे पहले 1000 रुपया था, फिर 800 रुपया ऐड हुआ, अगली बार 640 ऐड हुआ, उससे अगली बार 512 करोड़ रुपया ऐड होगा, और ये बढ़ने की दर घटती चली जाएगी। और लास्ट में हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है वो कितना हुआ। टोटल डिपॉजिट आप यहाँ देख सकते हैं 5000 करोड़ रुपया हो रहा है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ इन वैल्यूज के लिए आप पीछे चल के देखिए, 20% LRR पर आपका जो ये देखिए 20% LRR आपका था, उसके मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी आई थी 5। तो यहाँ देखिए आकर के मनी मल्टीप्लायर 5 होगा इन वैल्यूज के लिए, और 1000 करोड़ रुपया हमारा इनिशियल डिपॉजिट है, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल डिपॉजिट जो है वो 5000 करोड़ रुपया होगा। आंसर को एग्जाम में कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए, लैंग्वेज आप फॉलो कीजिएगा। ये लैंग्वेज को मैं ऑलरेडी यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्दर एक्सप्लेनेशन की मैं आवश्यकता इसकी नहीं समझता हूँ, में यहाँ एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं मूव कर रहा हूं। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए कि CRR 2%, SLR 8%, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जल्दी से 15 सेकंड्स में आपका आंसर आना चाहिए। सबसे पहले LRR कैलकुलेट कीजिए, उसका रेसिप्रोकल लीजिए एंड यू विल गेट द मनी मल्टीप्लायर वैल्यू। क्विक। Yes, I got the first answer. Harsh Jain. Answer is 10. Yes, now I'm getting the correct answer. Lot of students are giving the correct answer. Shruti Jain, Ankit Singh, Ankita Sharma, Isha Singh, रोशन आर्य, रोशन कुमार, आकाश ठाकुर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब करेक्ट आंसर दे रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं। 10% विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इसको कैसे हमने कैलकुलेट किया। टोटल हमारा LRR 10% है, और 10% को 0.1 कहते हैं हम डेसिमल फॉर्म में। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आएगी। अब इन्हीं सेम वैल्यूज के लिए आपको क्रेडिट क्रिएशन बताना है कि टोटल कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा अगर 100 करोड़ इनिशियल डिपॉजिट है। आप फॉर्मूला जानते हैं, टोटल क्रेडिट क्रिएशन होता है इनिशियल डिपॉजिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मनी मल्टीप्लायर से, तो 100 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। आप क्रेडिट क्रिएशन बताइए। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यूज ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हैं। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको वही यूज करनी है जो ऊपर वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की हैं। ऊपर के एग्जांपल में 1000 करोड़, यस वेरी गुड आंसर, 1000 करोड़। यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, करोड़ लगाना जरूरी है आंसर में। 100 इंटू 10, 10 जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है, आप ध्यान दीजिए, ये 10 मल्टीप्लायर की वैल्यू है। 100 करोड़ हमारा इनिशियल डिपॉजिट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द आंसर। और ध्यान रखिए रुपीज जो है वो भी हमने यहाँ पे जरूर लिखना है, साथ में करोड़ भी हमें यहाँ पे जरूर लिखना है। इनके बिना आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा एंड यू मे लूज इंपॉर्टेंट मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, व्हाट हैपेंस इफ CRR एंड SLR 0%, अगर ये 0 हो तो क्या होगा। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर CRR SLR दोनों 0 होंगे तो आपका LRR भी 0 होगा। 0% LRR, anything divided by 1, anything divided by 0, anything divided by 1, sorry, anything divided by 0 is actually what, ये क्या होता है, this is infinity, ये infinity होता है, तो यानी इनफाइनाइट क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में होगा। ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा, उसका कोई एंड नहीं होगा, और मार्केट में अनलिमिटेड मनी सप्लाई हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी।
वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ए राइज इन LRR विल डैश द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। LRR इंक्रीज होते ही मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि LRR रेसिप्रोकल होता है। LRR फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चंस किए थे। हायर मनी मल्टीप्लायर वैल्यू मींस मोर क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर को ही इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करने पर टोटल क्रेडिट मिलता है। कमर्शियल बैंक्स कैन प्रिंट करेंसी? नो, दे कैन नॉट प्रिंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर एक क्वेश्चन आया था कि क्या सभी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो यहाँ इसके लिए मैंने एक स्लाइड क्रिएट की है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दो तरह के होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि सभी कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक नहीं होते, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी होते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी सभी व्यवसायिक बैंक वित्तीय संस्थान होते हैं, लेकिन इसका उल्टा कथन असत्य होगा। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप अपने फ्री टाइम में जरूर सोल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट करें, अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करें इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ये QR स्कैनर जो है उसका यूज करके मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि आप QR कोड हर चैप्टर में, आपके NCERT के हर चैप्टर के टॉप पे आपको ये QR कोड मिलेगा। ये ध्यान से देखिए, ये QR कोड, इसको आप ई पाठशाला ऐप का यूज कर या किसी और QR कोड ऐप को रीडर कोई भी यूज करके आप इसको स्कैन करें और आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जिनको करने में आपको बेहद मजा आएगा। आप करिएगा, डेफिनेटली यू विल लाइक टू डू ऑल दोज एक्टिविटीज, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। हो सकता है डायरेक्टली आपके सिलेबस से एसोसिएटेड ना हो, लेकिन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक इन डेली लाइफ। होमवर्क के लिए कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में, सजेस्टेड टॉपिक्स थे कुछ आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, जो आप आज मैंने देखिए इसके बारे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में आज काफी चर्चा की है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप स्टडी करें। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको आप स्टडी करें, इस पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर RBI से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके बारे में स्टडी करें, इस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स पर टॉपिक बना सकते हैं, राष्ट्रीयकरण व्यावसायिक बैंकों का, इस पर आप बना सकते हैं टॉपिक पे। और ये जो बेहद लास्ट में जो मैंने लिखा है ये बेहद रेलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। मर्जर मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है, एक्चुअल में इसको एमलगमेशन वर्ड हमें यहाँ यूज करना चाहिए। एमलगमेशन का मतलब होता है मिश्रण, यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया था 10 व्यावसायिक बैंकों का मिश्रण करके 4 नए व्यावसायिक बैंक बना दिए गए हैं 1 अप्रैल 2020 से। तो इस पूरे टॉपिक में यानी वो कौन से बैंक है जिनका मिश्रण किया गया, वो कौन से 4 बैंक हैं जो उत्पन्न हुए हैं, एमलगमेशन मर्जर से कैसे डिफरेंट है, एक्विजिशन से कैसे डिफरेंट है, इस सारे टॉपिक पे आप अगर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो बहुत ही रेलेवेंट होगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इससे, इस पूरे प्रोसेस के बारे में। CBSE में इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, इस टॉपिक से जो आए हैं। यूजिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यानी काल्पनिक कुछ वैल्यूज ले लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस समझाइए। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जो क्रेडिट क्रिएशन का टेबल बना करके जो मैंने एग्जांपल दिया है हूबहू आप उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं इस आंसर के लिए। सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई है, इस पर एलाबोरेट करना है। ये क्वेश्चन आया था स्टेट कि क्या ये कथन सत्य है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये कथन असत्य है। इसके बारे में मैंने अभी एक स्लाइड आपको बना करके मैंने समझाया है कि सभी कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कमर्शियल बैंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल बैंक का फंक्शन समझाना है, बैंकर, एजेंट और एडवाइजर वाला डिस्कस हो चुका है।
मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट आपको बताने हैं। पहला आप जानते हैं करेंसी इन कैश सीसी, और दूसरा आप जानते हैं डीडी। टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय सेंट्रल बैंक, वो इनमें से चार में से किसका प्रयोग करेगा, जिससे कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को हमें घटाना है, यानी मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है। तो वो क्या करेगा, इनमें से आपको वो पहचानना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ, आप सोच सकते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी घटाने के लिए दिस वन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। कुछ भाग आपका सिलेबस से हमने डिलीट कर दिया है, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो है अब आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं इनको आप ट्राई कीजिएगा। व्हाट इज बार्टर सिस्टम आपको बताया गया है इस क्लास में। आप स्लाइड को बैक करके यानी वीडियो को रिवर्स करके आप देख पाएंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है। उसके बाद लीगल टेंडर क्यों कहते हैं, फिएट मनी क्या है, ये आप देख सकते हैं अपनी वीडियोस को रिवर्स करके। हाई पावर्ड मनी मैंने बताया, टोटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसी को हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, ये लीगल रिजर्व रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, आपको बताया गया। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, यानी व्हाट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो आप इसका सीधा सा आंसर कहेंगे, यानी कि इसका आंसर है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, एल आर आर पर। एल आर आर के साथ इसका विपरीतात्मक संबंध होता है, एल आर आर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। इंस्ट्रूमेंट, 7 इंस्ट्रूमेंट हमने आज की क्लास में स्टडी करे हैं। मैं समझता हूँ सातों इंस्ट्रूमेंट जो है आपको क्लियर होंगे, और आप रिवर्स करके वीडियो को आप अपने उपलब्ध समय में आप फिर से उनको समझ सकते हैं। डू यू कंसिडर अ कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस उसी के द्वारा किया जाता है। वो करेंसी को प्रिंट नहीं करता है, इशू नहीं करता है कमर्शियल बैंक, लेकिन क्रेडिट को क्रिएट करता है, मनी को क्रिएट करता है किसके द्वारा, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल ऑफ आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी जो बैंक वाला उसका रोल है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ये सभी क्वेश्चंस मैं समझता हूं कि अगर आपने आज की स्लाइड को सीरियसली कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने देखा है तो it will be easy for you to answer all these questions, and you will find all these questions to be quite easy to solve. So that is all from my side. This is the end of today's class. Thank you so much all the dear students for listening patiently, replying to answers, and I thank all my panelists, Ajay sir, Reema ma'am, Vikram sir. Thank you so much for helping successfully delivering this lesson. Thank you so much from my side. The students can still raise their questions for next 1 or 2 minutes. Ajay sir. हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। We are waiting for next 2 minutes. अगर कोई क्वेश्चन आता है तो we can explain for that. Otherwise, we will अभी कोई क्वेश्चन नहीं। terminate this class. Kindly keep looking at the YouTube chat and keep engaging. Yes, sir. I am looking at it. I am not getting any question right now. SLR and एक CLR बच्चा कह रहा है कि SLR and पहली CLR। क्लास का व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप, बच्चे पूछ रहे हैं। लिक्विडिटी ट्रैप को छोड़ दीजिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बच्चे कह रहे हैं रेपो रेट, फिर से समझा दीजिए। रेपो रेट एक ऐसी दर है, रेपो रेट एक ऐसी दर है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर वो इंप्लीमेंट होती है। कमर्शियल बैंक्स को अगर शॉर्ट टर्म के लिए यानी 7 दिन या उससे कम अवधि के लिए कोई लोन सेंट्रल बैंक से लेना है तो उससे
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन मिलेगा? रेपो रेट वही रेट होता है। तो अगर रेपो रेट आज के समय में 5% है, तो कमर्शियल बैंक 5% की ब्याज दर पर सेंट्रल बैंक से एक छोटी अवधि के लिए, यानी 7 दिन तक की अवधि के लिए लोन ले सकता है अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। रेपो रेट को अगर सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, तो अब अधिक ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक इतना उत्साहित नहीं होगा ऋण लेने के लिए, और वो कोशिश करेगा कि वो कम से कम लोन सेंट्रल बैंक से ले। अगर कम लोन लेगा सेंट्रल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक के पास अब मनी कम अवेलेबल होगा, और कमर्शियल बैंक भी कम लोन इशू करेगा मार्केट में, जिससे मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस होगी। मनी सप्लाई रिड्यूस होने के कारण मार्केट में जो लोग खर्च कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर, वो अब कम कर पाएंगे, जिससे कि अब जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मार्केट में चल रहा था, यानी कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। एक बच्चे ने पूछा मनी सप्लाई कब बढ़ेगा? मनी सप्लाई बढ़ने के लिए या तो करेंसी इन कैश इंक्रीज हो जाए, यानी सेंट्रल बैंक ज्यादा करेंसी इशू करे, या फिर डिमांड डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज हो जाए। डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज होने का तरीका क्या है कि लोग और अधिक धन बैंक में जमा करा दें। लेकिन ध्यान देना है कि डिमांड डिपॉजिट के लिए सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में ही डिपॉजिट्स होने चाहिए। फिक्स्ड अकाउंट में किया गया जमा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता, वो मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेगा। बच्चा पूछ रहे हैं व्हाट इज ऑयल प्राइस वॉर? आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है अभी। बच्चे ने कहा कैन वी गो गेट नोट्स ऑफ इकोनॉमिक्स? आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़िए, स्लाइड को रिपीटेडली देखिए, रिवर्स करके देखिए, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एक्स्ट्रा नोट्स की शायद आपको फिर आवश्यकता ना पड़े। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एफसी। मैं कहना चाहता हूं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट का है, वहां आपको ये समझाया जाएगा, अभी यहाँ नहीं। बच्चा कह रहा है डिफरेंस इन एसएलआर एंड आरआरआर। आरआरआर होता है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक्स अपना एक्स्ट्रा मनी यानी सरप्लस फंड्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा करा के कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। समझिए, यहाँ पैसा कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक की तरफ जा रहा है, यानी मनी जो है वो शिफ्ट हो रहा है कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक के पास ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ध्यान दीजिएगा, ऑन ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा, अपना एक्सेस मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक उनको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन एसएलआर में क्या है? एसएलआर एक ऐसा रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो एक ऐसा रेट है, वो एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ यानी फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। कुल मांग जमा टोटल डिपॉजिट्स यानी कुल जमाएं जो किसी कमर्शियल बैंक की हैं, उनका एक निश्चित प्रोपोर्शन, उनका एक निश्चित फ्रैक्शन जो है कमर्शियल बैंक को रखना होता है अपने पास लिक्विड फॉर्म में यानी कैश की फॉर्म में, ताकि कोई भी खाता धारक किसी भी समय अगर बैंक के पास आता है अपना धन प्राप्त करने के लिए, अपने मनी को विड्रॉ करने के लिए, तो कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी अगर है, कैश उसके पास अगर अवेलेबल है, तो वो डेफिनेटली वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो एसएलआर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जबकि रिवर्स रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अमूमन 1% कम होता है रेपो रेट से। बच्चे ने कहा व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? मैं हालांकि इसको बड़े विस्तार से समझा चुका हूं। बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक बार मैं आपको ओएमओ समझा देता हूं, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ओएमओ कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हिंदी में हम प्रतिभूतियां कहते हैं। ये सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होता है? ये फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं
जिनमें एक प्रॉमिस होती है कि एक डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ मनी एक डिक्लेयर्ड टाइम पीरियड के बाद जो बेयरर है उसको पे किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सिक्योरिटीज को इशू कर सकता है। जब जब बाजार में मनी सप्लाई अधिक हो रही है, बाजार में मुद्रा की पूर्ति अधिक है, तो सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इन सिक्योरिटीज को बेच देगा। इन सिक्योरिटीज को बेच देगा जो पहले से सेंट्रल बैंक के पास उपलब्ध रही होंगी, उसने पहले कभी खरीदी होंगी, उनको बेच देगा। बेचने पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बदले में मनी पे करेगी सेंट्रल बैंक को। जो मनी पे किया जाएगा सेंट्रल बैंक को, उससे मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी सेंट्रल बैंक जो है मार्केट में जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और जो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी उन कीमतों पर नियंत्रण लाया जा सकेगा और जिसे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड यानी मुद्रास्फीति का जो दौर चल रहा था उसको नियंत्रण में लाया जा सकेगा। बच्चा कह रहा है व्हाट इज डीडी? डीडी इज डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमाए हैं सेविंग अकाउंट में जितना पैसा है सभी कमर्शियल बैंक्स के और करंट अकाउंट में जितना पैसा है सभी कमर्शियल बैंक से, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपको डिमांड डिपॉजिट की वैल्यू मिल जाती है। लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर जितनी भी करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रॉमिस्ड होती है, गारंटीड होती है कि जो बेयरर होगा उसको उतनी वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी जितनी वैल्यू उस करेंसी नोट या कॉइन के ऊपर प्रिंटेड है। इसमें साथ में ये भी प्रॉमिस की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा कि कोई भी बेयरर कंट्री में कहीं भी किसी को पे करना चाहता है करेंसी की फॉर्म में, तो जो रिसीवर होगा यानी जिसको भुगतान किया जाना है वो करेंसी नोट्स को या करेंसी कॉइन्स को लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, शर्त यह है कि सिक्कों के द्वारा आप कितना भुगतान अधिकतम कर सकते हैं, उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको 20 करोड़ रुपया किसी को देना है, चुकाना है, तो आप 20 करोड़ रुपए चुकाने के लिए एक एक रुपए के सिक्के लेकर के पहुंच जाएं उस व्यक्ति के पास। तो आप गूगल पर सर्च करें कि सिक्कों के फॉर्म में, सिक्कों के रूप में अधिकतम हम कितना भुगतान किसी व्यक्ति को कर सकते हैं। तो लीगल टेंडर क्यों है? क्योंकि उसकी लीगल वैल्यू है, गारंटीड है सेंट्रल बैंक के द्वारा और कोई भी करेंसी नोट कोई भी व्यक्ति लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कभी भी जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस करेंसी नोट को चेक करके कि हाँ ये जेन्युइन नोट है, ये फेक करेंसी नहीं है, उसके बाद उस व्यक्ति को उतनी वैल्यू जरूर पे की जाएगी। इसीलिए हम इसको लीगल टेंडर कहते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द queries of the students and I have solved almost all doubts of the students by now. Shini sir, should we terminate this session? हेलो बच्चे पूछ रहे हैं अगली क्लास कब होगी। आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया गया है, सैटरडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आपको समय रहते आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा और आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट।